नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोलता है? इसमें हमने n पार्टिकल्स किसी भी आइडियल गैस के कंसीडर कर लिए जिसमें वॉल्यूम v लिया हमने। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे सारी डायरेक्शंस में, कोलाइडिंग ईच अदर। ठीक है, वॉल्स ऑफ द वेसल्स के साथ ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अगर ये पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे इसका मतलब ये जो है मोमेंटम और एनर्जी दोनों चीज़ें गेन करेंगे। कोलिजन की वजह से क्या होगा, मोमेंटम और एनर्जी इनके पास आएगी, वो कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। अगर गैस थर्मली आइसोलेटेड है हमने माना है, तो ईटी एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की, वो गैस की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। जबकि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट को हम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कहते हैं। हमें क्या जरूरत है, एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है एन मॉलिक्यूल्स की जिनकी टोटल एनर्जी ईटी है और टोटल वॉल्यूम वी है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि n1 n2 nk नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी इंटरवल्स में लाई कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी इंटरवल्स का हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 अप टू k। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में है। हमने मीन एनर्जी मान ली पार्टिकल की E1 E2 E3 अप टू Ek। ठीक है, और G1 G2 Gk हमने नंबर ऑफ स्पेस सेल्स मान लिए एनर्जी लेवल्स के, जो कि 1 2 3 अप टू k होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास हो जाएंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू nk। तो टोटल n कितना आया, इसको हम समीशन की फॉर्म में लिख देंगे। अगर समीशन की फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा, समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू k एन आई। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, एक कांस्टेंट है। इसका मतलब जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे dn इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। अगर n जो है समीशन, n की जगह कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे n की जगह इसकी वैल्यू रख दी है, n इज इक्वल टू समीशन एन आई लिख सकते हैं। तो dn को भी हम समीशन dn करके लिख सकते हैं अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। पहले आपने क्या करना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता देने कितने हैं, उसके बाद n क्या है, कांस्टेंट है। अगर n कांस्टेंट तभी होगा जब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 होगी। हमने पढ़ा हुआ है किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ कांस्टेंट है इसका मतलब उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। उसके बाद हम लेंगे इसकी एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी होगी, n1 E1 प्लस n2 E2 प्लस अप टू nk ek। इसको हमने इन दी फॉर्म ऑफ सिग्मा हमने लिख दिया, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू k एन आई ई आई। ठीक है, ई टी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, एनर्जी भी क्या आएगी यहाँ पे कांस्टेंट, क्यों मैंने ऊपर देखा कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अभी हमने थ्योरी में यहाँ पे डिस्कस किया था कि टोटल एनर्जी के गैस मॉलिक्यूल्स की रहेगी हमेशा कांस्टेंट। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आ जाएगी कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 के बराबर। तो इस तरह से हमने ये कंसेप्ट कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट आपको इक्वेशन मान लेंगे, इसको dn वाली को फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और सेकंड वाली को सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, एनर्जी वाली को डिफरेंशियल एनर्जी और डिफरेंशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको फर्स्ट इक्वेशन को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन को बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उन दोनों को कर देना है ऐड। तो हमने वही किया, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास dn, सेकंड इक्वेशन है det। हमने दोनों को कर दिया अल्फा से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाली को, सेकंड वाली को कर दिया बीटा से मल्टीप्लाई, और फिर हमने उन दोनों को कर दिया ऐड। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ई आई डी एन आई समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू k। अल्फा और बीटा यहाँ है कॉन्स्टेंट्स। अब हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो थर्मोडायनेमिक तो लेनी पड़ेगी ना, थर्मोडायनेमिक निकालनी पड़ेगी पहले। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए पिछली बार इसकी डेरिवेशन हमने की थी, तो वो होती है W ऑफ n1 n2 n3 अप टू nk n फैक्टोरियल पाई जी आई रेज टू द पावर n फैक्टो एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल। उसके बाद हमने क्या कर लिया, दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम ले ली। जैसे हमने दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम ली, तो हमने यहाँ पे ln n ऑफ w इज इक्वल टू ln n प्लस n फैक्टोरियल प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा नेचुरल लॉग ऑफ एडिशन का फॉर्मूला, जो कि बोलता है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n होगा। तो यहाँ पे ये वाला भी लगेगा फॉर्मूला, दूसरा डिवीजन वाला फॉर्मूला भी लगेगा, log m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n के बराबर होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले जैसे ही हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा ln ऑफ w इज इक्वल टू ln n फैक्टोरियल और ln gi दोनों क्या हैं, ये
दोनों ये मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों एडिशन में आएंगे। एन आई फैक्टोरियल डिवीजन में है तो ये आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से मतलब ये दोनों एडिशन में है ना, मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉगरिथम में जाकर एडिशन में चेंज हो जाएंगे, और ये किस में है, डिवीजन में है इसके, तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा है ln n फैक्टोरियल बाय द स्टर्लिंग फॉर्मूला। ln n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n ln n माइनस n, तो वही हम वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर स्टर्लिंग फार्मूला। वो लगेगा सिर्फ फैक्टोरियल वाले केस में, इस केस में फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि फैक्टोरियल भी चाहिए हमें साथ में, इसमें लग जाएगा, इसमें लगा देंगे, सोल्व करके लिखेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके जैसे हम लिखेंगे तो हमारे पास सारी टर्म ये आ जाएगी इसके बराबर, एन एल एन एन प्लस समीशन एन आई नेचुरल लॉग जी आई माइनस समीशन एन आई एल एन ऑफ एन आई। ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर दी, कट गई। ठीक है ना, ये और ये क्या होगी, कट गई, क्योंकि ये दोनों ये ले लिया, यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया, और ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू समीशन एन आई। हमने पहले ही जानते हैं इसको, क्यों, अरे वही तो किया हमने पीछे, ये माना तो है n जो है समीशन एन आई के बराबर है, तो यहाँ पे ये दोनों साइन जो हैं अपोजिट हैं दोनों के साइन, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, और हमारे पास फाइनल टर्म निकल कर आएगी ये। उसके बाद हम बोलते हैं n और जी आई क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स। अगर ये कॉन्स्टेंट हैं तो हम इसको डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास n क्या है, कॉन्स्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 0। जी आई भी क्या है, कॉन्स्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन भी आएगी 0। ठीक है, तो उस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, डिफरेंशिएशन ले ली, इसकी डिफरेंशिएशन लेने के बाद आया हमारे पास 0 प्लस डी एन आई। यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन होगी, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन बाहर आएगा, एन एन कांस्टेंट है, एन आई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसकी डिफरेंशिएशन होगी यहाँ पे, उस सेम तरीके से हम इसको यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दोनों में एन आई क्या है, अलग, एन आई अलग चीज़ है, एल एन अलग चीज़ है, एल एन दोनों में कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये निकल कर आ जाएगा एल एन ऑफ जी आई माइनस एल एन आई डी एन आई। ठीक है, तो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम W इज मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, तो डी एल एन डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, तो ये सारी चीज़ आ जाएगी आपकी 0 के बराबर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। थर्ड, ये मान लिया कि फोर्थ इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन हमारी थी, ये वाली इक्वेशन हमने मानी थी थर्ड इक्वेशन, तो उनको हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे निकल कर आ जाएगा एल एन जी आई माइनस एल एन आई माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ई आई डी एन आई, इसका डिफरेंशिएट, और क्योंकि डी एन जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे डी एन आई क्या है, 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें डी एन आई 0 के बराबर नहीं होगा तो ये 0 के बराबर होगा, ये सारी टर्म हो गए 0 के बराबर, तो उसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको सोल्व किया, आगे जी आई अपॉन एन आई, नेचुरल लॉग जब दूसरी साइड जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। हमने एन आई की वैल्यू यहाँ से निकाली, एन आई की वैल्यू ये आ जाएगी, और एन आई की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अल्फा ई रेज़ टू द पावर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिजल्ट इज द मैक्समैन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कंसेप्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर HPU एग्जामिनेशंस।